नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेयर एक्ट्स में। आज हम अपने मुस्लिम लॉ के लेक्चर्स की सीरीज में तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें विल क्या होती है। विल मुस्लिम लॉ के अंतर्गत इसको हम वसीयत के नाम से जानते हैं। इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हिबा के बारे में पढ़ा, जो कि है गिफ्ट। उससे पहले हमने एक लेक्चर और किया जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात करी कि इंट्रोडक्शन टू मुस्लिम लॉ के बारे में, कौन मुस्लिम होता है, किस तरीके से पर्सनल लॉज वर्क करते हैं, ये सब हम पढ़ते हुए आए हैं अब तक। अब इस लेक्चर में विल को हम लोग डिस्कस करेंगे। विल और गिफ्ट, जैसे कि हमने गिफ्ट के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि गिफ्ट क्या होता है। ये डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट है। प्रॉपर्टी कैसे मुस्लिम में डिवाइड होगी वो गिफ्ट में बताया जाता है। उसके अलावा अदर और जो तरीके हैं वो विल का तरीका है। गिफ्ट में हम लोग अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, अगर कोई मुस्लिम है, वो दान में दे सकता है। विल में ऐसा नहीं होता है। विल में 1/3 हिस्सा ही कोई अपनी प्रॉपर्टी का दान में दे सकता है, वो सॉरी वसीयत कर सकता है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। और विल भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। प्री के अलावा मेंस में भी ये टॉपिक जो है वो काफ़ी पूछा जाता है। इवन यूजीसी नेट के अंदर भी इससे लास्ट ईयर में क्वेश्चंस काफ़ी देखे गए हैं। चलिए, मीनिंग ऑफ विल, विल का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक डिक्लेरेशन होता है जिसमें बाय विच अ पर्सन एक्सप्रेस, वो अपनी इंटेंशन जो है वो एक्सप्रेस करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा आफ्टर हिज डेथ। ये जो विल का कॉन्सेप्ट है ये इफेक्ट में ही आता है जब कोई पर्सन है, जब उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद ही उसकी प्रॉपर्टी को जिस तरीके से बांटना होता है वो मरने से पहले ही अपना वसीयतनामा तैयार करके जाता है। उसके अकॉर्डिंग विल जो है वो प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2H ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 2H में भी विल को डिफाइन किया गया है। उसके अकॉर्डिंग a will means a legal declaration of the intention of a testator with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death। उसकी डेथ के बाद ही जो कैरिड किया जाएगा प्रॉपरली। अगर विल का एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल देखें कि कब विल इफेक्ट में आती है, तो वो आती है टेस्टेटर की डेथ के बाद। ये डिफाइन कहाँ पे है, सेक्शन 2H इंडियन सक्सेशन एक्ट में। और बाकी विल को हम लोग वसीयत कहते हैं, जो कि मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग कहा जाता है। अंडर अ मुस्लिम लॉ, विल इज कंसिडर्ड अ टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी टू टेक इफेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। इस डेफिनेशन में हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा, क्या, टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन का मतलब ही होता है कि अपनी प्रॉपर्टी वसीयत करके ट्रांसफर करना। तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अ विल इज कंसिडर्ड अ टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी टू टेक इफेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। टेस्टेटर की डेथ के बाद जो विल कर रहा है उसकी डेथ के बाद ये इफेक्ट में आता है। इसेंशियल्स क्या होंगे किसी भी विल के, नो पर्टिकुलर फॉर्म इज नेसेसरी अंडर मुस्लिम लॉ, मतलब ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है। इंटेंशंस मस्ट बी क्लियर, क्लियरली बताया जाना चाहिए कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का, फॉर एग्जांपल किसी के पास किसी एक्स जगह पे ए प्रॉपर्टी है, तो वो उसको साफ साफ बोलेगा कि मैं अपनी ए प्रॉपर्टी जो है वो विल कर रहा हूँ। या तो फिर वो अगर ओरल कर रहा है तो वो क्लियरली बोलेगा, अगर लिखेगा तो जो उसका वसीयतनामा होगा उसमें क्लियरली स्टेट किया जाएगा कि मैं अपनी लखनऊ शहर के अंदर इस ए प्रॉपर्टी को बी को दान में, वो बी को विल कर रहा हूँ। तो ये क्लियर इंटेंशन होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी किसको दी जा रही है। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन असर्टिंग द विल, जिसको विल मिल रहा है, वसीयत जिसके नाम पे करी जा रही है, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उसके ऊपर रहेगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, एप्लीकेबिलिटी जो हम लोगों ने सक्सेशन एक्ट पढ़ा, ये अप्लाई होगा मुस्लिम पे कब, ओनली इफ दे हैव मैरिड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। अगर कोई भी मुस्लिम्स हैं, उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी करी है, तब उनके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट के द्वारा विल अप्लाई होगा। अदरवाइज उनके ऊपर पर्सनल लॉ ही अप्लाई होगा। शरीयत एक्ट 1937 अप्लाई होता है टू द मुस्लिम इन मैटर ऑफ टेस्टामेंटरी सक्सेशन, अनलेस एक्सक्लूड ना किया गया हो। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं विल की, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। टेस्टेटर मतलब जिसने विल किया है वो कम्पिटेंट होना चाहिए विल करने के लिए। विल मस्ट बी इंटेंडेड टू टेक इफेक्ट, कब इफेक्ट में आएगी, उसकी डेथ के बाद।
प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, और जो टेस्टेटर है जिस टाइम उसकी डेथ हो रही है उसके पास वो प्रॉपर्टी उस समय होनी चाहिए। अगर वो फ्यूचर प्रॉपर्टी का विल करके चला गया, उसके पास मरते टाइम वो प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वसीयत में वो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो वैलिड नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल एंड ओन्ड बाय द टेस्टेटर। इसके अलावा कंपेटेंसी टू मेक अ विल, एवरी एडल्ट मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड कैन मेक विल। ये एसेंशियल है, ध्यान में रखना चाहिए। जो टेस्टेटर होगा वो क्या होगा, मुस्लिम होगा, साउंड माइंड का होगा, वही विल दे सकता है। उसके अलावा मेजॉरिटी जो अटेन की जाती है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग वो 15 होती है, बट इंडियन मेजॉरिटी एक्ट अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो होता है 18 साल। कुछ केसेस में कोर्ट ने ये भी किया है गार्जियनशिप के केसेस में कि जो मेजॉरिटी है वो 21 साल की भी होती है। तो बेसिकली जो यहाँ मेजॉरिटी की बात होगी वो 18 साल की होगी, बट मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी है 15 साल की। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा लेगेटी कहते हैं उस पर्सन को जिसको विल मिल रही है, जिसके नाम पे वसीयत करी गई है। उसकी क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, वो कितना एलिजिबल होना चाहिए। तो वो कोई भी पर्सन हो सकता है, जिसके जो लेगेटी है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम होता है, सिख हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। वो चाहे जब विल करी जा रही है तब भले एग्जिस्टेंस में ना हो, मतलब अनबॉर्न पर्सन को भी विल करी जा सकती है। अगर सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो 6 लूनर मंथ्स में उसकी बर्थ हो जानी चाहिए, और अगर शिया लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो 10 लूनर मंथ्स के अंतर्गत उसकी बर्थ हो जानी चाहिए। अब 6 लूनर मंथ का मतलब होता है लगभग हमारे जो हम लोग नॉर्मल कैलेंडर यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग 5 महीना 25 दिन के अंदर अंदर उसकी बर्थ हो जानी चाहिए सुन्नी लॉ में। 10 लूनर मंथ्स होता है 9 महीना 25 दिन के अराउंड। तो लगभग लगभग 10 महीने के अंतर्गत उसकी डिलीवरी जो है, बच्चे की बर्थ जो है वो हो जाती है, तो वो विल वैलिड हो जाएगी शिया लॉ में। और 6 लूनर मंथ्स में होती है तो वो वैलिड हो जाएगी किसमें, सुन्नी लॉ में। तो ये अनबॉर्न को ट्रांसफर किया जा सकता है, बट इस कंडीशंस के साथ। जो बिक्वेस्ट हुआ नॉन मुस्लिम, अगर मैंने जैसे बताया कि विल कोई भी हो सकता है लेगेटी, तो वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। अब बिक्वेस्ट हुआ पर्सन हु कॉज द डेथ ऑफ द टेस्टेटर, अगर बिक्वेस्ट वो पर्सन है जिसकी वजह से टेस्टेटर की डेथ कॉज हुई है, चाहे एक्सीडेंटली भी कॉज हुई है, तो सुन्नी लॉ के अंदर वो वसीयत वॉइड हो जाएगी। बट शिया लॉ के अंतर्गत अगर उस पर्सन की वजह से उसकी डेथ एक्सीडेंटली कॉज हुई है तब वॉइड नहीं होगी। अगर इंटेंशनली मारा है तभी शिया लॉ में वो जो वसीयत है वो वॉइड होगी। बट सुन्नी लॉ में अगर एक्सीडेंटली भी मर गया है तो भी वसीयत जो प्रॉपर्टी है वो उस पर्सन के हाथ में नहीं आएगी। अब अगर किसी चैरिटेबल और रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स को वसीयत करी जाए तो क्या होता है, वैलिड होती है ये मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, बट कैन नॉट डिप्राइव एयर्स ऑफ देयर राइटफुल शेयर्स। लेकिन जो एयर्स हैं, जो लीगल एयर्स हैं उस पर्सन के, उनके राइटफुल शेयर को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनसे वो अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं। इसीलिए कि 1/3 हिस्सा ही केवल स्टिल जो है वसीयत किया जा सकता है। that 1/3 limitation still applies unless heir consent। 1/3 से ज़्यादा भी दिया जा सकता है उस केस में जब जो लीगल हेयर है वो कंसेंट करते हैं कि भैया जाओ अपनी प्रॉपर्टी सारी दान में दे दो, वसीयत कर दो, जो करना है कर दो, हमें इससे मतलब नहीं है। उस केस में 1/3 से ज़्यादा दिया जा सकता है, वरना 1/3 हिस्सा तो वसीयत किया ही जा सकता है रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस में। उसके अलावा सब्जेक्ट मैटर बिल का क्या होता है, इसेंशियल्स इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्टेटर्स डेथ। जैसे मैंने हम लोग आप लोगों को बताया था कि जब टेस्टेटर मर रहा है तब वो प्रॉपर्टी उसके पास होनी चाहिए, वो किसी फ्यूचर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ना करे। टेस्टेटर मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो ओनर होना चाहिए। जब आपके पास ओनरशिप होगी, पोजेशन होगी, तभी तो आप ट्रांसफर करोगे। जब ये चीज़ें आपके पास है ही नहीं तो ट्रांसफर क्या करोगे। इसलिए इनका होना बेसिक सी बात है कि एसेंशियल होता है। उसके अलावा इनवैलिड कौन से बिक्वेस्ट होंगे, बिक्वेस्ट मतलब भी कौन कौन से हैं जो वॉइड होंगे, इनवैलिड होंगे। जैसे हम लोग बात करें बिक्वेस्ट कौन सा, फ्यूचर प्रॉपर्टी का। कंटिंजेंट बिक्वेस्ट जो होगा वॉइड होगा, मतलब किसी कंडीशन के साथ हो रहा है अगर, तो वो वॉइड होगा। कंडीशनल बिक्वेस्ट, कंटिंजेंट बिक्वेस्ट मतलब वो कंटिंजेंसी कि कुछ होने, अगर सपोज 8:10 पे आसमान से ये वाला तारा टूटा,
तो फिर ये प्रॉपर्टी तुम्हारी। तो इस टाइप के जो वसीयत होगी, जो कंटिजेंसी पे डिपेंड करेगी, किसी फ्यूचर इवेंट के होने ना होने पे डिपेंड करेगी, उस टाइप की वसीयत जो है वो वॉइड हो जाएगी। अगर कोई कंडीशंस के साथ बिक्वेस्ट लगाई गई है, उस केस में बिक्वेस्ट जो है, वसीयत जो है, वो ट्रांसफर जो है वो माना जाएगा वैलिड है। बट उसमें कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन अपने आप हट जाएगी और वसीयत जो है वो वैलिड हो जाएगी। अगर रिक्वेस्ट ऑफ लाइफ स्टेट इज ट्रीटेड एज अ कंडीशनल, लाइफ स्टेट का जो रिक्वेस्ट होता है उसको एज अ कंडीशनल रिक्वेस्ट ही ट्रीट किया जाता है। अब टेस्टामेंटरी पावर एंड इट्स लिमिट्स, देयर आर टू रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे दो रिस्ट्रिक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। दो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? रिक्वेस्ट टू द हेयर इज इनवैलिड अनलेस अदर हेयर गिव्स कंसेंट आफ्टर द टेस्टेटर्स डेथ। अब सुन्नी लॉ के अंतर्गत क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को bequest to an heir is invalid unless other heir give consent। आपने अपनी प्रॉपर्टी को, आपके सारे लीगल एयर्स थे, उनमें से आपने किसी एक रिश्तेदार को, अपने किसी एक रिलेटिव को आपने अपनी प्रॉपर्टी का एक तिहाई हिस्सा जो है वो वसीयत कर दिया। बट अगर सुन्नी लॉ में आपने बाकी लोगों से परमिशन नहीं ली थी, अपने रिलेटिव से, तो ये जो ट्रांसफर है ये इनवैलिड हो जाएगा। बट दूसरे केस में, शिया लॉ के अंतर्गत, आप अपनी प्रॉपर्टी का एक तिहाई हिस्सा बिना कंसेंट के भी ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा केस अगर देखें, एज टू द एक्सटेंट कैन नॉट bequeath मोर देन 1/3 ऑफ द नेट प्रॉपर्टी विदाउट एयर कंसेंट। इफ देयर आर नो एयर्स द टेस्टेटर में bequeath एंटायर प्रॉपर्टी। अगर कोई एयर है ही नहीं, तब फिर वो अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकते हैं। और ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है, प्री में पूछा जाता है, गवर्नमेंट इज नॉट एन एयर ऑफ एयरलेस मुस्लिम। अगर कोई ऐसा मुस्लिम है जिसके कोई भी लीगल एयर्स नहीं है, तो उसमें गवर्नमेंट जो होगी वो उसकी लीगल एयर नहीं होती है। केस लॉ जो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, वो गुलाम कादर वर्सेस गुलाम हुसैन का केस है। इसमें कहा गया था, अ बेक्वेस्ट इन फेवर ऑफ अ हेयर इज नॉट वैलिड अनलेस अदर हेयर्स कंसेंट आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा भी, सुन्नी लॉ के अंतर्गत अगर किसी लीगल हेयर की कंसेंट के बिना किसी एक लीगल हेयर को आप अपनी प्रॉपर्टी वसीयत करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। वही इसमें कहा गया है कि वैलिड तब होगा जब कंसेंट लिया जाए। तो ये किस केस में कहा गया था? ये कहा गया था गुलाम कादिर वर्सेस गुलाम हुसैन के केस के अंतर्गत। इसके बाद अगर रिवोकेशन है विल का, विल कैसे रिवोक करी जाएगी? विल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। रिवोकेशन वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अ सब्सिक्वेंट विल रिवोक्स द प्रायर वन फॉर द सेम प्रॉपर्टी। अगर आज के दिन मैंने एक विल बनाई, कल मैंने एक और विल बनाई, तो मैं जो कल विल बनाऊंगा उस वो जैसे ही बनेगी, तो मेरी आज वाली जो विल है वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगी, वो उसका इफेक्ट में नहीं रहेगा कुछ भी। तो अब जो वैलिड विल होगी मेरी, वो कल वाली होगी जो फ्यूचर में बनेगी। इफ इन द सेम विल द सेम प्रॉपर्टी इज bequeathed टू द टू पीपल इट विल बी शेयर्ड। अब मैंने एक वसीयत बनाई, उसमें एक प्रॉपर्टी जो है वो दो लोगों को दे दी। अब ये जो प्रॉपर्टी इन लोगों के पास जाएगी, तो वो इक्वली शेयर जो है वो होल्ड करेंगे, वो लोग शेयरिंग में उसके ओनर होंगे। डिफरेंस क्या क्या है विल और गिफ्ट के बीच में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। गिफ्ट के केस में क्या है? इमीडिएट ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का। ट्रांसफर विल में क्या होता है? आफ्टर द डेथ। उससे पहले तो कोई बात ही नहीं है, जो डेथ के बाद ही किया जाएगा। लेकिन गिफ्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ही गिफ्ट किया जाता है, डोनी जो है उसको इमीडिएट ट्रांसफर और पोजीशन ले लेनी चाहिए। डिलीवरी ऑफ पोजीशन इसमें होती है, विल के अंतर्गत डिलीवरी ऑफ पोजीशन की कोई भी जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ गिफ्ट। सब्जेक्ट जब गिफ्ट किया जा रहा है तब होना चाहिए, मतलब वो प्रॉपर्टी जिस टाइम गिफ्ट की जा रही है उस टाइम एग्जिस्टेंस में हो। बट सब्जेक्ट जो है, जो प्रॉपर्टी है विल के केस में, वो जिस टाइम विल बनाई गई है तब भले हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब टेस्टेटर की डेथ हो रही है उस टाइम पे वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। अगर एक बार जो है गिफ्ट कंप्लीट, वन कंप्लीट कैन नॉट बी रिवोक। एक बार गिफ्ट दिया, हिबा दिया, फिर वो रिवोक नहीं किया जा सकता है। ये किसी भी टाइम रिवोक किया जा सकता है डेथ से पहले। डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा जो है वो अप्लाई होती है किस पे? गिफ्ट पे। डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा जो है वो अप्लाई नहीं होती है किस पे? विल के केस में। डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा क्या होता है? किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को जो कि डिवाइड किया जा सकता था बट डिवाइड ना करके
अनडिवाइडेड शेयर ही आपने हिबा कर दिया है, वो उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा। इसको वैलिड माना गया है कहाँ पे, गिफ्ट के अंतर्गत, बट ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा एक्सेप्टेबल नहीं है कहाँ पे, विल के केस के अंतर्गत। तो ये डिफरेंस था हमारा विल और गिफ्ट के बीच में। डिस्टिंक्शन बिटवीन, अब हम लोगों ने शिया और सुन्नी के बीच में कई सारे डिफरेंस देखे, उसको हम लोग कलेक्टिवली एक जगह पढ़ लेते हैं। बिक्वेस्ट टू एयर विदाउट कंसेंट, सुन्नी लॉ में हमने देखा कि अगर फेवर में नहीं है, बिना कंसेंट के है, तो इनवैलिड हो जाएगा। शिया लॉ के रिस्पेक्ट में देखा कि 1/3 हिस्सा हम लोग दे सकते हैं विदाउट लीगल एयर कंसेंट्स के। उसके बाद bequest to a child in womb, सुन्नी लॉ में देखा हम लोगों ने 6 लूनर मंथ तक, और शिया लॉ में 10 लूनर मंथ के अंतर्गत वो बच्चा जो है वो पैदा हो जाना चाहिए। उसके बाद लेगेटी हु कॉज द डेथ ऑफ टेस्टेटर, टेस्टेटर की डेथ जो कॉज करता है, अगर सुन्नी लॉ है तो भले एक्सीडेंटली ही कॉज कर दी गई हो डेथ, बट बीक्वेस्ट जो है वो वसीयत जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। बट सुन्नी लॉ के अंतर्गत तो ऐसा होता है, लेकिन शिया लॉ के अंतर्गत ये होता है कि अगर इंटेंशनली कॉज नहीं करी है, तब फिर एक्सीडेंटली अगर मर गया है, तब फिर वो जो वसीयत है वो वैलिड रहेगी। बट अगर इंटेंशनली मारा है तो वो वसीयत इनवैलिड हो जाएगी, उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। टाइमिंग ऑफ कंसेंट बाय एयर, अंडर सुन्नी लॉ द कंसेंट ऑफ एयर मस्ट बी ऑब्टेन्ड ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर। सुन्नी लॉ के अंतर्गत जो कंसेंट लीगल एयर दे रहे हैं वो उसकी डेथ के बाद देंगे। इन शिया लॉ द कंसेंट में बी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर द डेथ ऑफ टेस्टेटर, टेस्टेटर की डेथ से पहले या बाद में भी। शिया लॉ में लीनियंसी है, किसी भी टाइम पे आप दे सकते हैं कंसेंट, मरने से पहले भी कंसेंट ली जा सकती है, टेस्टेटर के मरने के बाद भी कंसेंट दी जा सकती है। शियाई लॉ में हम लोगों ने देखा कि अगर एक्सीडेंटली मारा जाता है तो इंक्लूड नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वसीयत मिल जाएगी। 10 लूनर मंथ का भी पीरियड शिया लॉ में देखा। तो हम लोग देख रहे हैं शिया और सुन्नी के बीच में जो शिया लॉ है वो हमारा थोड़ा सा वो लीनियंट है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेके। रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिक्वेस्ट, सुन्नी लॉ रिकॉग्नाइज रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि होता है द बिक्वेस्ट एक्सीड 1/3 एंड एयर कंसेंट पार्शियली द लेगेसीज आर प्रोपोर्शनेटली एडजस्टेड। सुन्नी लॉ के अंतर्गत क्या होता है, अब अगर पार्शियली ही जो कंसेंट है वो लीगल एयर्स ने दी है, फुली कंसेंट नहीं है, तो ये होगा एक तिहाई से ज्यादा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है और पार्शियली कंसेंट है, तो सुन्नी लॉ के अंतर्गत क्या होगा, जो बाकी लीगल एयर्स हैं उनका भी जो शेयर है वो फिर उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जाएगा। बट शिया लॉ के अंतर्गत ऐसा नहीं होता। ये जो रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है ये शिया लॉ में अप्लाई नहीं होगा। शिया लॉ में क्या होता है, शिया लॉ में ये होगा कि अगर पार्शली हो रहा है तो फिर वॉइड हो जाएगा, अगर उसमें 1/3 से ज्यादा का वसीयत का ट्रांसफर हो रहा है तो सबकी पार्शली नहीं, कंप्लीट फुल कंसेंट चाहिए, तभी वो शेयर जो है वो वैलिड होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें नेक्स्ट, तो bequest following suicide according to the Sunni law, a will made even after an attempt to commit suicide is considered valid। सुसाइड कमिट करने के बाद भी अगर उसने विल बनाई है, अटेम्प्ट किया उसके बाद विल बनाई, तो भी वो वैलिड है। अगर शिया लॉ में द विल इज वैलिड ओनली इफ इट इज मेड बिफोर एनी एक्ट ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड, सुसाइड के अटेम्प्ट से पहले अगर विल बनाई गई है तो वो वैलिड हो जाएगी। बट सुन्नी लॉ में क्या होगा कि अगर उसने अटेम्प्ट किया, अब वो मरने वाला है, अटेम्प्ट कर चुका है, अब उसने विल बनाई है, तो वो ट्रांसफर जो होगा वैलिड होगा सुन्नी लॉ में, लेकिन शिया लॉ में नहीं होगा। डेथ ऑफ लिगेटी बिफोर टेस्टेटर, अगर लिगेटी ही मर गया टेस्टेटर की डेथ से पहले, तो सुन्नी लॉ में होगा कि जो लेगेसी है, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो टेस्टेटर के पास वापस चली जाएगी, वो अब लिगेटी के पास नहीं जाएगी, उसके लीगल एयर्स को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन शिया लॉ में इसका उल्टा होगा, अगर वो पहले मर जाता है लेगेटी, तो जो प्रॉपर्टी है वो उसके एयर्स के पास जाएगी, अनलेस द लेगेटी हैज नो एयर इन विच केस इट लैप्स, अगर लेगेटी के पास कोई शेयर ही नहीं था, कोई एयर ही नहीं है, लीगल एयर बचा नहीं उसके पास, तब फिर वो जो है वापस रिवर्ट बैक हो जाएगी कहाँ पे, टेस्टेटर के पास। इसके अलावा एक्सेप्टेंस ऑफ बिक्वेस्ट बिफोर डेथ, सुन्नी लॉ कंसीडर्स एक्सेप्टेंस बाय द लेगेटी बिफोर द टेस्टेटर्स डेथ टू हैव नो लीगल इफेक्ट। अब सुन्नी लॉ क्या कह रहा है, ये कंसीडर करता है एक्सेप्टेंस बाय द लेगेटी बिफोर द टेस्टेटर्स डेथ टू हैव नो लीगल इफेक्ट। ऑन द अदर हैंड शिया लॉ में क्या होता है, अगर एक्सेप्टेंस
जो वो शिया लॉ जो वो अलाउ करता है एक्सेप्टेंस लाइफ टाइम ऑफ टेस्टेटर। टेस्टेटर के टाइम पे ही अगर लेगेटी जो है वो एक्सेप्टेंस दे देता है तो जो बिक्वेस्ट होता है वो बाइंडिंग नेचर का हो जाता है। ये हम लोगों ने पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा विल का। विल जो होता है मुस्लिम्स में ट्रांसफर होता है, इसको वसीयत कहते हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट में 2H से गवर्न होता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट मुस्लिम्स पे तभी अप्लाई होगा जब उन लोगों ने शादी करी हो, किससे? स्पेशल मैरिज एक्ट से। अदरवाइज उनका जो वसीयतनामा है वो वसीयत जो है वो गवर्न होती है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत। उसके अलावा हमने देखा जो वसीयत करने वाला है टेस्टेटर वो मुस्लिम होना चाहिए। जो लेगेटी है जिसको वसीयत मिल रही है वो किसी भी धर्म का हो सकता है, इवन अनबॉर्न भी हो सकता है। अगर सुन्नी का केस है तो 6 लूनर मंथ, और शिया के केस में 10 लूनर मंथ तक। आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं अपना डाउट, उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिकली कोई अलग से सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप उसकी भी रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे जुड़िए और आने वाले लेक्चर्स को मिस मत करिए। ये कंटिन्यूएशन में सीरीज चल रही है। चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।